तो लास्ट अपन ने पढ़ा था अपवहन वेग और गतिशीलता, इसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो आज अपन लेते हैं अपन ने जो जो भौतिक राशियां पढ़ी हैं। एक तो पढ़ा था विद्युत धारा I, एक धारा घनत्व J, है ना। एक पढ़ा था अपवहन वेग VD, एक गतिशीलता पढ़ी म्यू और एक विद्युत क्षेत्र E। इनमें संबंध ज्ञात करेंगे, आपस में क्या संबंध होता है, ठीक है। I, J, VD, म्यू और E, इसमें आप संबंध ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे देखो, मान ले कि ये एक चालक तार है, बेलनाकार चालक तार, ठीक है। एक बेलनाकार चालक तार है। अब इसकी लंबाई ले लेते हैं। इसकी लंबाई कितनी है बताओ, L, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये वाला जो बीच में से काट के जो नया क्षेत्रफल बनता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना मान लिया अपन ने, A मान लिया, ठीक है। अब मान लें कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, N। माना चालक में उपस्थित चालक के एकांक आयतन में उपस्थित, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, छोटा n है, ठीक है। हमने मान लिया कि चालक के एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, छोटा n है, ठीक है। अब बात करेंगे कि इसमें कितना आवेश होगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो अब हम बात करेंगे कि इसमें कितना आवेश उपस्थित होगा, आवेश, है ना। तो आवेश कैसे ज्ञात करते हैं, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था आवेश के लिए फॉर्मूला Q बराबर NE, ऐसा पढ़ा था। N क्या था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो सबसे पहले अपन ज्ञात करेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करें, जैसा कि मैंने बताया N क्या है, यहाँ पे N चालक के एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब N क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे आयतन, यही हुआ है ना। एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे आयतन। तो अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना चाहें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो कितनी आ जाएगी बताओ, n गुणा आयतन, बोलो आएगी या नहीं, n गुणा आयतन। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N बराबर n गुणा आयतन। आयतन को क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल गुणा लंबाई, आयतन को लिख सकते हैं क्षेत्रफल गुणा लंबाई। तो n बराबर n, ऐसे ही क्षेत्रफल कितना लिया अपन ने A, और लंबाई कितनी ले ली बताओ, L, लंबाई हो गई L। तो ये आ गया आपके पास इस चालक तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब अपन लेते हैं चालक में उपस्थित कुल आवेश, चालक में उपस्थित कुल आवेश। तो आवेश का फॉर्मूला फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है अपन ने, क्या है, Q बराबर या स्मॉल q बराबर NE, इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, कुल आवेश ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो बताओ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, NaL, तो इसकी जगह पे NaL लिख देंगे, तो आवेश कितना आ गया, NaLe, ये इतना आवेश उपस्थित होगा चालक में, होगा n। ध्यान रखना है यहाँ पे n क्या है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, A क्षेत्रफल है, L लंबाई है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। यहाँ तक आप समझे अच्छे से। अब बात करें कि यदि इस चालक तार को किसी विद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाए, तो विद्युत स्रोत से कैसे जोड़ेंगे, देखें आप, यहाँ पे एक सेल या बैटरी लगा दी इस तरीके से, तो इसको एक विद्युत स्रोत से जोड़ दिया, V वोल्ट के सेल से जोड़ दिया, तो इससे क्या होगा, इसमें यहाँ पे धारा प्रवाहित होने लगेगी I, धारा प्रवाहित होने लगेगी। धारा कैसे प्रवाहित होती है,
धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर ऐसे धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो इस चालक तार में यहाँ पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, होगा, क्योंकि ये सिरा धन सिरा बन जाएगा, ये सिरा ऋण सिरा, तो विद्युत क्षेत्र धनावेश से ऋणावेश की ओर, तो चालक तार में इस दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और इस बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में यहाँ जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत बल लगेगा, और विद्युत बल लगने के कारण ये सभी इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अपवहन वेग से गति करने लगेंगे। कल की क्लास में बताया, ये सभी इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक न्यूनतम और नियत वेग प्राप्त कर लेंगे, जिसे अपवहन वेग कहते हैं। तो ये अपवहन वेग से गति करने लगेंगे, होगा या नहीं? तो आप बताओ, मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन इस चालक तार के एक सिरे से चलकर और दूसरे सिरे पर पहुंच गया। कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो चालक तार के एक सिरे से चलकर दूसरे सिरे पर पहुंच गया, और मान लो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय अपन ज्ञात करना चाहें, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में लगा समय, एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में लगा समय, है ना, तक पहुंचने में लगा समय। तो कितना समय लगेगा? लगा समय। तो समय कितना लगेगा बताओ? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी तय करी? एक सिरे से दूसरे सिरे तक की दूरी कितनी हो गई? L। और चाल कितनी है इलेक्ट्रॉन की बताओ? VD। कितनी चाल से जा रहा है? VD, अपवहन वेग से। तो ये आ गया आपके पास समय, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 आ गया। अब बात करें कि चालक तार में प्रवाहित धारा, धारा ज्ञात करना चाहें, प्रवाहित धारा, तो प्रवाहित धारा कितनी आएगी बताओ? I बराबर Q/T। फॉर्मूला पढ़ा है तो वैल्यू रख देंगे ये वाली यहाँ से। तो I बराबर Q का फॉर्मूला लिखा NaLe डिवाइडेड बाई L/VD। L कैंसिल, तो I कितना आ जाएगा? NeAVD आ गया, NeAVD। तो ये छोटे छोटे संबंध हैं, ऐसे बहुत सारे संबंध बनेंगे, वो सबके फॉर्मूले आपको याद रखने, क्योंकि ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम में आएंगे, ठीक है। तो ये संबंध आपको याद रखने। पहला संबंध आया I बराबर NeAVD, ये किसके बीच में संबंध आ गया बताओ? विद्युत धारा और अपवहन वेग, इन दोनों के बीच में संबंध आ गया। विद्युत धारा और अपवहन वेग के बीच में संबंध आ गया। I बराबर NeAVD याद रखना है। इसी को आगे बढ़ाएं। कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर ध्यान हो तो, VD बराबर μE बताया था। अपवहन वेग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। समानुपाती चिन्ह हटाते तो एक नियतांक आता है म्यू, जिसे गतिशीलता कहते हैं नहीं। तो यहाँ पे अपन VD की जगह क्या लिख सकते हैं? μE। तो I बराबर दूसरा फॉर्मूला आ गया NeAμE। NeAμE बोला है, NeAμE। अब देखो ये संबंध किस किस के बीच में आ गया बताओ? I, म्यू और E। I, म्यू और E। बोलो यहाँ तक आ गया है? आगे बढ़ो, आगे देखो, अगर ये A को भाग में ले आए इधर, I बटे A बराबर NeμE, तो I बटे A क्या बन जाता है? धारा घनत्व J। तो धारा घनत्व हो गया J। बताया था एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा, तो ये हो गया J। तो J का फॉर्मूला आ गया NeμE। समझ गए? तो ये किसका संबंध आ गया? J, म्यू और E का। बोलो आगे। और वापस से अपन μE की जगह पे क्या लिख सकते हैं? μE की जगह पे क्या लिख सकते हैं? VD। तो VD लिख दो, तो J बराबर एक संबंध आ गया NeVD। बोलो, तो ये सभी भौतिक राशियों में आपस में संबंध आ गया, आया है नहीं? तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, अपवहन वेग और विद्युत विभव में संबंध।
अपवहन वेग तथा विभवांतर में संबंध, विभवांतर में संबंध, इनमें क्या संबंध होगा? तो बड़ा आसान है। देखो अपवहन वेग का फॉर्मूला कल बताया था, ई ट्यौ अपॉन एम, यही बताया था, ई ट्यौ अपॉन एम, यही बताया था। अब बात करें तो थर्ड चैप्टर में और फोर्थ चैप्टर में मैंने आपको एक संबंध बताया था विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में, V बराबर E गुणा दूरी बताया था, विभव बराबर विद्युत क्षेत्र गुणा दूरी। तो यहाँ पे दूरी की जगह क्या लेंगे? चालक तार की लंबाई। तो दूरी की जगह पे लेंगे चालक तार की। तो बताओ E का फॉर्मूला क्या आ गया? V/L। तो यहाँ पे E की जगह क्या रख देंगे? V/L। तो VD बराबर EV τ/ml आ गया। तो ध्यान रखना है, ये अपवहन वेग है, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये दोनों सिरों के मध्य विभवांतर, ये विश्रांति काल, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और चालक तार की लंबाई। तो ये किसके बीच में संबंध आ गया बताओ? अपवहन वेग और विभवांतर के बीच में। या ऐसे लिखें कि अपवहन वेग विभवांतर के समानुपाती होता है, मतलब विभवांतर बढ़ेगा तो अपवहन वेग भी बढ़ेगा। क्लियर है? तो ये था आपके पास अपवहन वेग और विभवांतर में संबंध। अब आगे बढ़ें थोड़ा सा, तो आगे वही चीज़ें आएंगी जो आपने 10th क्लास में पढ़ी हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ओम का नियम। क्या आएगा? ओम का नियम। तो ओम का नियम आप सभी ने 10th क्लास में पढ़ा है, बहुत अच्छे से याद होगा आपको। ओम का नियम, तो ओम का नियम क्या कहता है? यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं समान रहे, भौतिक अवस्थाएं मतलब ताप, दाब, नमी, आर्द्रता, लंबाई, चौड़ाई, आकार, आकृति, है ना, अगर उसकी भौतिक अवस्थाएं समान रहें तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा है 10th क्लास में। कोई भी चालक तार है, चालक तार की यदि भौतिक अवस्थाएं समान रहें, तो जैसे ये चालक तार है, इसकी भौतिक अवस्थाएं समान रहें, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, ताप, दाब, इनमें परिवर्तन ना हो, तो इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, दोनों सिरों के विभवों का अंतर V, विभवांतर को V से लिखेंगे, ये समानुपाती होगा किसके बताओ? इसमें प्रवाहित धारा के, इस चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। समानुपाती मतलब यदि धारा का मान बढ़ाएंगे तो विभवांतर बढ़ेगा और धारा का मान घटाएंगे तो विभवांतर भी घटेगा। अब देखो, अगर मान लो दोनों ये चालक तार के दोनों सिरों पर विभव समान है, अगर दोनों सिरों पर विभव क्या है? समान, तो विभवांतर कितना हो जाएगा बताओ? और विभवांतर 0 हो जाएगा तो धारा भी क्या हो जाएगी बताओ? 0। मतलब यदि दोनों सिरों का विभव समान है तो विभवांतर 0 होगा, और जब विभवांतर 0 होगा तो चालक तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि धारा सदैव कैसे प्रवाहित होती है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, जबकि यहाँ तो विभव बराबर हो गया तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए चालक तार में धारा कब प्रवाहित नहीं होगी? जब उसके सिरों पर विभवांतर क्या हो? 0 हो। तो ये ओम का नियम हो गया। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं समान रहे तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती चिन्ह हटाते हैं, यहाँ एक नियतांक आता है R, तो V बराबर RI या फिर R बराबर V/I हो गया। यहाँ पे जहाँ R क्या है? एक नियतांक है, R एक नियतांक है, और इसका नाम क्या लेते हैं अपन? चालक का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध, ये नाम होता है इसका। ठीक है, चालक तार का प्रतिरोध। अब आगे बात करें, ये कैसी राशि है? प्रतिरोध कैसी राशि है? अदिश राशि। क्यों है अदिश राशि? क्योंकि विभव अदिश राशि है और धारा भी अदिश राशि है, तो प्रतिरोध भी कैसी मिलेगी? अदिश राशि। मात्रक क्या होगा इसका? मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक। तो विभव का मात्रक होता है वोल्ट और धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर, या
इसको एक नया नाम दे दिया, इस वैज्ञानिक के नाम पे क्या नाम दे दिया, ओम, जिसका सिंबल क्या होगा, ये इसका सिंबल होगा। क्लियर है? आगे बढ़ो। इसकी विमा लिखना चाहो, विमा, तो विमा कैसे लिखेंगे, विभव बटे धारा, तो बड़ा आसान है। देखो पहले विभव की विमा बनाओ। विभव क्या होता है, कार्य बटे आवेश। तो कार्य की विमा होती है m1L2T-2, निकाल सकते हो बल गुणा विस्थापन से, है ना। और आवेश की विमा बताई थी T1A1, भाग लगाओ तो m1L2T-3A-1, ये विभव की विमा हो गई। और इसमें भाग लगाना है किसका बताओ, धारा। तो धारा की विमा क्या होती है, A1 का भाग लगा दो तो A की जगह -2 हो जाएगा, तो विमा आ जाएगी m1L2T-3A-2। ये आपके पास प्रतिरोध की विमा हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, R बराबर V/I दिया है, इसका मीनिंग क्या हुआ। आपसे पूछे प्रतिरोध किन राशियों पर निर्भर करता है, तो आप तुरंत बोलोगे R बराबर V/I, विभव और धारा पर, जो कि आंसर गलत है। प्रतिरोध कभी भी विभव और धारा पर निर्भर नहीं करता है। आप ये हमेशा ध्यान रखें, जब भी समानुपाती के बाद कोई नियतांक आएगा तो वो नियतांक इन दोनों राशियों पर निर्भर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि धारा बढ़ाओगे तो विभव बढ़ेगा, विभव घटाओगे तो धारा घटेगी, प्रतिरोध में तो परिवर्तन होगा ही नहीं, क्योंकि निर्भर तो ये करते हैं एक दूसरे पे। प्रतिरोध तो क्या रहेगा, नियत। तो आपको ध्यान रखना है, प्रतिरोध कभी भी विभव और धारा पर निर्भर नहीं करता। एक नंबर में गलती हो जाएगी, एग्जाम में पूछेंगे प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, अभी आएगा आगे बताऊंगा किस पे निर्भर करता है। अब आगे बढ़ते हैं। आपने पढ़ा V समानुपाती I, मतलब यदि विभव और धारा के बीच में ग्राफ खींचा जाए, विभव और धारा के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा, ऐसा ही बनेगा। क्लियर है? अब देखो आप ध्यान से, मान ले इस पे दो बिंदु ले लेते हैं, इनको यहाँ x अक्ष पे मिलाया और इनको इधर y अक्ष पे मिलाया, और मान लेते हैं ये रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा से कितना कोण बना रही है, थीटा। तो देखो आप मान लेते हैं यहाँ पे धारा I1 है और यहाँ पे बढ़ के कितनी हो गई बताओ, I2। तो धारा में परिवर्तन कितना हुआ, I2 माइनस I1, जिसको शॉर्ट में अपन क्या लिख सकते हैं, डेल I। क्या लिखते हैं बताओ, डेल I। डेल I मतलब I2 माइनस I1। और ऐसे ही बताओ यहाँ विभव V1 है और यहाँ बढ़ के V2 हो गया, तो विभव में परिवर्तन कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक V2 माइनस V1 मतलब डेल V। क्लियर है? अब देखो इस लाइन को यूँ मिला लो, तो अगर ये डेल I है तो ये वाला भी कितना होगा बताओ, डेल I। और ये डेल V है तो ये भी कितना होगा बताओ, ये वाला डेल V होगा या नहीं। अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा बताओ, थीटा। क्यों होगा समझते हो? क्योंकि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो बनने वाले संगत कोण बराबर होते हैं। अब बात करते हैं प्रवणता की। प्रवणता या मैथ्स में पढ़ोगे और 11th क्लास में पढ़ाई है मैंने सेकंड चैप्टर में। प्रवणता मतलब होता है tan थीटा। इस सरल रेखा की प्रवणता निकालनी है, ढाल निकालनी है, झुकाव कितनी झुकी हुई है ये, तो वो किससे ज्ञात की जाती है, tan थीटा से। तो tan थीटा निकालो, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो डेल V बटे डेल I। बोलो आया है? और विभवांतर बटे धारा या विभव बटे धारा, इसी को क्या बोलते हैं अपन, प्रतिरोध। क्या बोलते हैं बताओ? तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर V और I के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, V और I के बीच में ग्राफ दिया हुआ है और आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो आप प्रतिरोध की जगह क्या ज्ञात कर सकते हो, tan थीटा ज्ञात कर लो, प्रवणता ज्ञात कर लो, वही किसके बराबर होगी, प्रतिरोध के बराबर। कई बार एग्जाम में उल्टा कर देते हैं सवाल को। उल्टा कैसे कि यहाँ तो दे देते हैं विभव और यहाँ क्या दे देते हैं बताओ, धारा। और इस केस में अपन ये वाला कर आते हैं तो गलत होता है। तो इसमें उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे देखो जो लंब में विभव आया था वहाँ लंब में क्या आएगी, धारा, और जहाँ आधार में धारा आई थी वहाँ क्या आएगा, विभव। तो इससे हल करोगे तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, डेल I बटे डेल V। तो ये किसके बराबर होगा बताओ,
1/r के बराबर होगा। तो ये विशेष ध्यान रखना, ये देखना है आपको कि v कौन से अक्ष पे दिया गया है, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ जब भी दिखाई दे v और i के बीच में और प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो अपन कौन सा फार्मूला लगाएंगे, tan थीटा वाला, ठीक है। तो ये था आपके पास ओम का नियम। अब बात करते हैं कि ये ओम का नियम आया कहाँ से, ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ये तो आपने 10th क्लास में पढ़ा है इतना। अब आगे ओम का नियम आया कहाँ से ये पता करेंगे, डेरिवेशन सीखेंगे इसका, है ना। तो ओम के नियम का डेरिवेशन देखें आप। तो ओम के नियम के डेरिवेशन में देखो आप कहाँ से शुरू करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ओम के नियम की व्युत्पत्ति 2 नंबर में आ सकता है। नियम की व्युत्पत्ति कैसे आया, है ना, IMP इतना महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, 2 नंबर में। तो करें शुरू, कैसे हुई ओम के नियम की व्युत्पत्ति, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पहले 10th क्लास के कुछ फॉर्मूले याद दिलाता हूँ, अपने इस चैप्टर में भी आएंगे आगे। 10th क्लास में फॉर्मूले अगर आपने पढ़े हो तो एक तो पढ़ा होगा R बराबर V/I, पढ़ा है। एक आपने पढ़ा होगा R बराबर ρL/A, पढ़ा है क्या। प्रतिरोध बराबर प्रतिरोधकता गुणा लंबाई बटे क्षेत्रफल, बताया ना कि चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये वाला पढ़ा है हमने। तो ये फॉर्मूले आपके यूज में आएंगे अभी। तो करें शुरू। तो ओम के नियम की व्युत्पत्ति कहाँ से शुरू होती है, जे व VD के संबंध से, जे व BD के संबंध से। अभी संबंध निकाले थे थोड़ी देर पहले, वो याद रखने। तो धारा घनत्व और अपवहन वेग के संबंध से, तो लास्ट में निकल के आया था यहाँ धारा घनत्व और अपवहन वेग का संबंध क्या निकल के आया था, J बराबर NEVD। क्या था बताओ, J बराबर NEVD। अभी याद किया था थोड़ी देर पहले अपन ने। तो J बराबर NEVD, इसी को आगे प्रोसीड करेंगे। ये ध्यान रखना है 10th क्लास के फॉर्मूले काम आएंगे, आगे इस चैप्टर में भी सीखेंगे इनको। तो देखो आपने VD अपवहन वेग का फॉर्मूला पढ़ा है ना, क्या पढ़ा था, E टाउ अपॉन M, E टाउ अपॉन M, पढ़ा है अपवहन वेग। ये यहाँ पे रख दो इस जगह पे। तो यहाँ जब रखोगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ, J बराबर NE और VD की जगह क्या लिख देंगे, E टाउ अपॉन M। तो ये बन गया J बराबर NE² टाउ अपॉन M गुणा E, ये बन गया J बराबर NE² टाउ अपॉन M गुणा E, ये बन गया। अब यहाँ गौर से देखना आपको, N क्या है, किसी चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो नियत रहेगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या थोड़ी बदलेगी चालक में, नहीं। E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये भी नियत होता है। विश्रांति काल, ये भी नियत रहेगा। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये भी नियत रहेगा। तो ये पूरे क्या रहेंगे बताओ, नियत रहेंगे, है ना, ठीक है। तो इसको एक नया नाम दे देते हैं यहाँ पे, इन सबको एक नया नाम दे देते हैं। तो नया नाम क्या दे देते हैं यहाँ पे, सिग्मा। क्या नाम दे देते हैं, सिग्मा। तो J बराबर सिग्मा E, है ना, जहाँ सिग्मा को अपन बोलेंगे चालक की चालकता, चालक तार की चालकता, है ना, क्या बोलेंगे, चालकता, ठीक है। तो ये चालकता होगी और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा बताओ, NE² टाउ अपॉन M, ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा क्या है, चालक तार की चालकता या विद्युत चालकता, और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, NE² टाउ अपॉन M। और देखो धारा घनत्व एक सदिश राशि है और विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, जबकि चालकता अदिश राशि है ना, क्योंकि इसमें कोई भी राशि सदिश नहीं है, सब अदिश हैं। समय अदिश होता है, द्रव्यमान अदिश होता है, आवेश अदिश होता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अदिश, ठीक है। तो ये जो आया ना, इसे अपन बोलते हैं ओम के नियम का सूक्ष्मीय रूप। क्या बोलते हैं, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। मतलब ये भी ओम का नियम है, लेकिन ये सूक्ष्म स्तर पर लागू होता है। चालक तार के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की गति का जब अध्ययन करते हैं
तब ये ओम का नियम लागू होगा, J बराबर सिग्मा ई। लेकिन अपन तो बृहद रूप पढ़ेंगे, वो वाला V समानुपाती आई, वो कैसे आया वो पता लगाएंगे, ठीक है। तो वो कैसे आया ये आगे पता लगाते हैं। तो कई बार ये डेरिवेशन यहीं तक आता है कि सिद्ध कीजिए J बराबर सिग्मा ई, तो यहाँ से स्टार्ट करके आप और यहाँ तक कर लो, कई बार पूरा आएगा। तो आगे कैसे बढ़ेंगे देखो, अब आगे बताओ, यहीं से स्टार्ट करें, J बराबर सिग्मा ई, ये अपन ज्ञात कर चुके हैं। J का फॉर्मूला लगाओ, J क्या होता है, धारा घनत्व। धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, I/A, ठीक है। सिग्मा को आपको ऐसे ही रखना है। ई का फॉर्मूला बताओ, तो अभी बताया था मैंने, चूंकि V बराबर E गुणा L, बताया था अभी, विभव विद्युत क्षेत्र गुणा दूरी के बराबर होता है। तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V/L। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन V/L, सही है। अब क्या करें बताओ, I को इधर ले आते हैं, इनको इधर भेज देते हैं। तो L ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, L/A, L गुणा में चला गया, और सिग्मा आ जाएगा भाग में, तो 1/सिग्मा, और बराबर में इधर V ऐसे ही, और I को इधर ले आए तो I आ गया भाग में, सही है क्या बताओ, कोई दिक्कत। तो V/I बराबर आपके पास आ गया है, या L/A बराबर आ गया आपके पास, या ऐसे लिख लो V/I, है ना, या ऐसे ही रहना दो। दोबारा से देखो फिर से, L को इधर ले आओ, सिग्मा को ले आओ, I को मत लाओ, तो ये हो जाएगा L/A और I/सिग्मा, या 1/सिग्मा और इंटू I बराबर B, ऐसा सही है। L को इधर ले गए, सिग्मा को इधर ले गए। अब देखो आप यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, 1/सिग्मा को अपन बोलेंगे रॉ, क्या बोलेंगे बताओ, रॉ। रॉ क्या होता है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। रॉ क्या होता है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, और सिग्मा क्या है, चालकता। तो यहाँ से एक नई चीज़ सामने आई कि प्रतिरोधकता चालकता के व्युत्क्रम के बराबर होती है। प्रतिरोधकता चालकता के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो 1/सिग्मा की जगह रॉ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास V बराबर, देखना इसकी जगह रॉ लिख दिया, और L/A ऐसे ही, और गुणा में क्या रह गया, I, सही है। 1/सिग्मा को रॉ से व्यक्त करेंगे। और आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ये रॉ L/A किसका फॉर्मूला है, प्रतिरोध का। रॉ L/A किसका फॉर्मूला है, प्रतिरोध का, R का। तो V बराबर RI, या फिर V समानुपाती I। आ गया ओम का नियम। तो ये हो गई ओम के नियम की व्युत्पत्ति। तो इस ओम के नियम की व्युत्पत्ति में कुछ चीज़ें नई आपके सामने आई। वो नई चीज़ें क्या हैं, नई चीज़ों में पहली चीज़ तो आपके सामने आई है चालकता। तो ये याद रखना है, चालकता को सिग्मा से व्यक्त करेंगे, फॉर्मूला होगा Ne²/N। दूसरी चीज़ आई आपके पास प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। तो प्रतिरोधकता रॉ, और ये 1/सिग्मा के बराबर होगी, मतलब रॉ का फॉर्मूला हो जाएगा M/Ne²। बोलो हो जाएगा ना। तो ये दो नई चीज़ें आपके सामने आई, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह से ओम के नियम की व्युत्पत्ति होती है। आगे बढ़ें तो आगे अपन बात करें कि ओम के नियम में V समानुपाती I आया, और V समानुपाती I का मतलब एक नियतांक आया था R, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। तो अब यदि बात करें अपन, तो प्रतिरोध किन राशियों पे निर्भर करता है ये पता करेंगे अपन, ठीक है। मैंने अभी बताया था प्रतिरोध V और I पे तो निर्भर करता ही नहीं है, तो किन राशियों पे निर्भर करता है ये आप पता करें। तो प्रतिरोध किन राशियों पे निर्भर करता है आपने पढ़ा है, ये भी 10th क्लास में याद आएगा अभी आपको। देखो सबसे पहले प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। तो किस पे निर्भर करता है, पहला लंबाई पर, चालक तार की लंबाई पर। कैसे निर्भर करता है, याद रखना है कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा।
दूसरा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या मोटाई पर। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या दूसरे शब्दों में इसको बोलते हैं अपन मोटाई। तो मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। मतलब एक तो अपन पतला तार ले लें ऐसा, और एक अपन मोटा तार ले लें, है ना। तो ये मोटा है मतलब इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो इसमें प्रतिरोध क्या रहेगा बताओ, कम रहेगा। और अगर पतला तार है, क्षेत्रफल कम है, तो प्रतिरोध क्या रहेगा बताओ, ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये इस पे निर्भर करता है। अब दोनों को एक साथ लिखें तो R समानुपाती L बटे, दोनों को एक साथ लिख दिया, और समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आता है जिसे बोलते हैं अपन रॉ। तो रॉ L बटे ए, जहाँ पे रॉ एक नियतांक है और इसको क्या बोलते हैं अपन, चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ये कहते हैं अपन। ठीक है, चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो रॉ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से, आर ए बटे एल, आर ए गुणा में आ जाएगा, बटे में हो जाएगा एल। अब आपसे पूछा जाए प्रतिरोधकता किन राशियों पर निर्भर करती है, तो आप तुरंत फॉर्मूला लगाएंगे रॉ बराबर आर ए बटे एल, और आप तुरंत बोलेंगे प्रतिरोध, क्षेत्रफल और लंबाई पर, जो कि गलत होगा। क्योंकि मैंने बताया जब भी समानुपाती हटाने से कोई नियतांक आएगा तो ये नियतांक कभी भी इधर और इधर वाली राशियों पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, तो प्रतिरोधकता ध्यान रखना, विशेष रूप से प्रतिरोधकता कभी भी क्षेत्रफल और लंबाई पर निर्भर नहीं करेगी। प्रतिरोध लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, लेकिन प्रतिरोधकता कभी भी क्षेत्रफल और लंबाई पर निर्भर नहीं करती। तो ये किस पे निर्भर करेगी, ये जानने के लिए आप अगली क्लास का इंतज़ार करें। आज के लिए इतना, ठीक है।